हेलो दोस्तों, हम इस पुस्तक से हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी, आदिकाल, भक्तिकाल व रीतिकाल संबंधी सभी प्रश्नों का अभ्यास कर चुके हैं। इस समय हम आधुनिक काल के प्रश्नों पर हैं। आधुनिक काल के प्रश्नों की शुरुआत हमने पिछली क्लास में कर दी थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले सभी प्रश्नों का अभ्यास नहीं किया है तो आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से पिछले सभी प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। इससे आपकी तैयारी में बहुत मदद मिलेगी आपको, क्योंकि हम प्रयास करते हैं कि अभ्यास के साथ साथ जो चीजें आपको याद कराई जा सकती हैं उन्हें याद भी कराया जाए। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी हम जहां तक प्रश्नों को देख चुके थे उसके आगे शुरुआत करते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? काशीनाथ सिंह, राधाचरण गोस्वामी, बिहारी या पंडित अंबिकादत्त व्यास? तो जो ये बिहारी बिहार ग्रंथ है ये पंडित अंबिकादत्त व्यास का है। ये बिहारी सतसई पर लिखी गई टीका है। जब हम रीतिकाल पढ़ रहे थे तब आपको बताया था कि जो बिहारी सतसई है, बिहारी का एकमात्र ग्रंथ, उस पर बहुत सी टीकाएं लिखी गई हैं। वो एक ऐसा ग्रंथ है जिसपे आपको बहुत सी टीका मिलेंगी। तो उन्हीं में से एक टीका अंबिकादत्त व्यास द्वारा लिखी भी है, जिसका नाम है बिहारी बिहार। तो बिहारी बिहार किसकी रचना है, किसका ग्रंथ है? तो पंडित अंबिकादत्त व्यास जी का है। अंबिकादत्त व्यास की जो अन्य रचनाएं हैं वो पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी आदि हैं, जबकि काशीनाथ सिंह के प्रसिद्ध उपन्यास अपना मोर्चा, काशी काशी, रेहन पर रघु आदि हैं। बिहारी रीतिकाल के रीत सिद्ध कवि हैं। इनकी प्रसिद्धि का आधार बिहारी सतसई है और राधाचरण गोस्वामी की रचना नवभक्त माल है। बिहारी रीत सिद्ध कवि हैं। आपको याद कराया था कि उन्होंने एकमात्र रचना बिहारी सतसई करके सिद्धि प्राप्त कर ली थी। इस तरह से हमने याद किया था कि वो रीत सिद्ध काव्यधारा में आते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या है? तो भारतेंदु युग का एक अन्य नाम पुनर्जागरण काल है। कल आपको पूरा विभाजन बताया था डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। तो उसमें जो पहला नाम था वो यही था, पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल किसे कहा गया है? भारतेंदु युग को कहा गया है। और जब जागरण सुधार काल की बात होगी तो द्विवेदी युग, वो नाम किसका है? द्विवेदी युग का है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने लिखा है कि पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है, इनके द्वारा जो ये कथन कहा गया है ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है। ये कथन कई बार अलग से दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये किसका है। तो आप ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का है। पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। पुनर्जागरण का मतलब क्या है? भारतेंदु युग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1868 ईस्वी से 1893 ईस्वी तक के कालखंड को नई धारा प्रथम उत्थान नाम दिया है। कल हम चर्चा कर रहे थे कि शुक्ल जी ने जो विभाजन किया है वो बिल्कुल अलग है, जिसमें उन्होंने गद्य खंड को अलग रखा है, काव्य खंड को अलग रखा है और इस तरह से विभाजित किया है, नई धारा प्रथम उत्थान, नई धारा द्वितीय उत्थान करके। तो जो नई धारा प्रथम उत्थान है ये नाम भारतेंदु युग को दिया है शुक्ल जी ने। तो नई धारा प्रथम उत्थान का जो समय उन्होंने निर्धारित किया है, जो उसकी समय सीमा रखी है, वो 1868 से 1893 ईस्वी रखी है और नाम क्या दिया है? नई धारा प्रथम उत्थान। तो अगर ऐसे प्रश्न पूछा जाए कि भारतेंदु युग को शुक्ल जी द्वारा क्या नाम दिया गया है या शुक्ल जी ने किस नाम से अभिहित किया है भारतेंदु युग को, तो नई धारा प्रथम उत्थान। इसी प्रकार रामविलास शर्मा जी ने 1857 से 1900 तक के कालखंड को नव जागरण काल नाम दिया है और दोनों वस्तुतः भारतेंदु युग है। नाम किसके हैं? भारतेंदु युग के हैं। फ्रांसीसी इतिहासकार मिशे सेठ ने सर्वप्रथम रेनेसॉ नाम दिया है। अगला प्रश्न है कि इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र, हरिऔध,
विद्यानिवास मिश्र और राय कृष्ण दास। तो इनमें से भारतेंदु युगीन कौन है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। अन्य विकल्प सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि इनमें से लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था। किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था? प्रताप नारायण मिश्र का, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का, बालकृष्ण शर्मा का या ठाकुर जगमोहन सिंह का? तो बालकृष्ण शर्मा का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था। विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। आपसे कल भी हमने इस विषय में चर्चा की थी कि भारतेंदु मंडल के जो लेखक हैं उनका नाम हमें पता होना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत से प्रश्न बनते हैं। तो हम एक बार देख लेते हैं भारतेंदु मंडल के जो कवि या लेखक हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इससे बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। भारतेंदु मंडल के कवि कौन कौन से हैं? मुख्यतः जो नाम आते हैं मुख्य रूप से, इन्हें बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। पहला नाम आता है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का, जिनका जन्म 1855 ईस्वी, प्रताप नारायण मिश्र 1856 ईस्वी, ठाकुर जगमोहन सिंह 1857 ईस्वी, अंबिका दत्त व्यास 1858 ईस्वी और राधा कृष्ण दास 1865 ईस्वी। ये बिल्कुल क्रम से लगे हुए हैं, जिस तरह से उनका जन्म वर्ष है उसके अनुसार 55, 56, 57, 58 और 65 क्रम के अनुसार है। सबसे पहले जो नाम आता है वो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का आता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवि हैं और जिनका जन्म वर्ष के अनुसार सबसे पहले नाम आ रहा है वो कौन है? प्रेमघन है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि भारत में प्रेम बहुत है। भारत में क्या है? प्रेम बहुत है। भारतीय जितने भी हैं सब बहुत प्रेम से बात करते हैं। तो भारत में क्या है? प्रेम। तो भारत से भारतेंदु याद रखेंगे और उसके तुरंत बाद प्रेम से प्रेमघन याद रखेंगे। उसके बाद है प्रताप नारायण मिश्र। प्रेम के तुरंत बाद क्या आएगा? ऐसा जो नाम आ रहा है जिसमें क्या है? नारायण है। हम लोग प्रेम से नारायण नारायण जपते हैं, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। प्रेमघन के बाद तुरंत क्या आ रहा है? नारायण। तो प्रेमघन और प्रताप नारायण मिश्र जन्म वर्ष के अनुसार प्रेमघन के तुरंत बाद क्या आएगा? प्रताप नारायण मिश्र आएगा। बार बार जन्म वर्ष के अनुसार आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत बार भारतेंदु मंडल के कवियों के नाम दे दिए जाते हैं और ये पूछा जाता है कि इन्हें जन्म वर्ष के अनुसार लगाइए। तो सबसे पहले प्रेमघन 1855, प्रेम से हम क्या जपते हैं? नारायण जपते हैं। तो नारायण से प्रताप नारायण मिश्र आप याद रखिएगा। और नारायण का एक नाम मोहन भी है। जग उन्हें मोहन कहता है ना, नारायण को जग क्या कहता है? मोहन कहता है। तो नारायण के तुरंत बाद आ जाएगा ठाकुर जगमोहन सिंह, तीसरा नाम जो भारतेंदु मंडल में आ रहा है। उसके बाद आएगा अंबिका दत्त व्यास, अंबिका दत्त व्यास और बिल्कुल अंतिम में आएगा राधा कृष्ण दास। अंबिका दत्त व्यास और राधा कृष्ण दास, ये 5 नाम हैं जिन्हें आप याद रख सकते हैं इस तरह से। सबसे पहले प्रेम, भारत में क्या है? प्रेम है। प्रेम से हम नारायण जपते हैं और नारायण का एक नाम मोहन भी है और मोहन से आप ठाकुर जगमोहन सिंह याद रखेंगे। नारायण से प्रताप नारायण मिश्र। और इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि मोहन कहाँ गया है? अपनी अंबिका के पास गया हुआ है। मोहन कहाँ गया है? अपनी अंबिका के पास गया है। और अंबिका कहाँ थी? राधा कृष्ण के मंदिर में। अंबिका उन्हें कहाँ मिली? राधा कृष्ण के मंदिर में मिली। फिर से एक बार देख लेते हैं। अगर आप इसे बहुत अच्छे से एक बार याद कर लेंगे, जैसे आपने अष्टछाप के कवियों को अगर एक बार क्लास में खूब अच्छे से याद कर लिया होगा, तो अष्टछाप के कवियों से संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे, चाहे वो जिस तरह से बने, आप उनको आसानी से समझ सकते हैं और उनका आसानी से उत्तर दे सकते हैं। तो ये भारतेंदु मंडल के जो कवियों का क्रम है जन्म वर्ष के अनुसार, इसे भी अगर आप एक बार अच्छे से याद कर लेंगे तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न है, और बहुत पूछे जाते हैं प्रश्न, आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। फिर से हम देखते हैं, भारत में क्या है? प्रेम है। भारत से भारतेंदु याद रखेंगे। प्रेम से प्रेमघन, प्रेम से हम नारायण जपते हैं तो नारायण से प्रताप नारायण मिश्र। नारायण का दूसरा नाम क्या है? मोहन है, तो ठाकुर जगमोहन सिंह। मोहन कहाँ गए हैं? मोहन अपनी अंबिका के पास गए हैं। उन्हें अंबिका कहाँ मिली? राधा कृष्ण के मंदिर में।
अंबिका कहाँ मिली उन्हें? राधा कृष्ण के मंदिर में। तो अंबिका से अंबिका दत्त व्यास और राधा कृष्ण से राधा कृष्ण दास याद रख सकते हैं। ये हमने देख लिया भारतेंदु मंडल के कवि और उन्हें याद कर लिया है अच्छे से। अब हम देखेंगे इससे जुड़ा अगर कोई भी प्रश्न आएगा तो हमें तुरंत याद आ जाएगा। अब देखिए इसमें पूछा गया है इनमें से किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था। अब देखिए हमने चारों विकल्प देखे। प्रताप नारायण मिश्र थे, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन ये तो पहले ही हैं जन्म वर्ष के अनुसार, ठाकुर जगमोहन सिंह भी हैं लेकिन बाल कृष्ण शर्मा नहीं है, इसलिए विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कवियों में से एक भारतेंदु युगीन नहीं है, तो कौन से नहीं है? देखिए फिर वही प्रश्न जो हमने याद किया अभी। तो बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन का तो नाम है, सबसे पहले प्रेमघन ही था। उसके बाद प्रताप नारायण मिश्र आते हैं, अंबिका दत्त व्यास भी थे क्योंकि मोहन कहाँ गए थे? अंबिका के पास गए थे अपनी, और अंबिका कहाँ थी? राधा कृष्ण के मंदिर में। तो पहला विकल्प अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हमें नहीं मिलता है, इसलिए विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। हरिऔध भारतेंदु युग के नहीं थे, भारतेंदु युगीन कवि हरिऔध नहीं थे। अगला प्रश्न है कि निम्न कृतियों में से कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है? प्रेम मालिका, प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर या प्रेम पुष्पावली? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो काव्य कृति है वो प्रेम पुष्पावली नहीं है। अन्य प्रेम मालिका, प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर भारतेंदु जी की ही है। प्रेम पुष्पावली जो है ये प्रताप नारायण मिश्र की काव्य कृति है। इनकी अन्य काव्य कृतियां हैं मन की लहर, ब्रैडला स्वागत, लोकोक्ति शतक, हर गंगा, जबकि प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी आदि भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृतियां हैं। याद रखिएगा प्रेम पुष्पावली किसकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र जी की है। प से पुष्पावली और प से प्रताप नारायण मिश्र। अगला है निम्नलिखित में से कौन हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं? तो हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन जाने जाते हैं? हरिश्चंद्र जाने जाते हैं। विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। रामधारी सिंह दिनकर को समय सूर्य और अधैर्य का कवि कहा जाता है। सभी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैथिली शरण गुप्त को क्या कहा गया है? उन्होंने स्वयं कहा है खुद को, मैथिली शरण गुप्त जी ने, कौटुंबिक कवि मात्र। मैथिली, मैथिली नाम किसका था? पता होगा आप लोगों को। मैथिली कहा जाता है सीता जी को। ये सीता जी का नाम है मैथिली। और मैथिली की शरण में अगर कोई जाएगा तो वो उसे अपने कुटुंब में तो रख ही लेंगी ना। तो मैथिली की शरण में यदि कोई जाएगा तो अपने कुटुंब में उसे स्थान देंगी कि नहीं देंगी? बिल्कुल देंगी। देवी जी हैं तो अवश्य ही देंगी, अपने भक्तों पर कृपा करेंगी। और मैथिली की शरण में यदि कोई जाएगा तो वो उसे अपने कुटुंब में स्थान देंगी। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ये सिर्फ याद रखने के लिए बताया जा रहा है, आप किसी और तरीके से भी याद रख सकते हैं। तो मैथिली की शरण में जब कोई गया तो उन्होंने अपने कुटुंब में उन्हें स्थान दिया। तो मैथिली शरण गुप्त ने खुद को क्या कहा है? कुटुंब से आप कौटुंबिक शब्द याद रखेंगे। मैथिली शरण गुप्त ने खुद को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। इसी तरह से दिनकर को क्या कहा जाता है? समय सूर्य कहा जाता है। ये तो बहुत आसान है, इसे याद रखने के लिए आप बस इतना याद रखिए, दिनकर किसका पर्यायवाची है? सूर्य का ही तो है। तो समय सूर्य और दिनकर, सूर्य और दिनकर एक ही बात है। तो समय सूर्य किसे कहा जाता है? दिनकर को कहा जाता है। और अधैर्य का कवि भी दिनकर को कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण बातें, क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है बालकृष्ण भट्ट जी ने। विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं का सूल। बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं और बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं, याद होंगी आपको भी। किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान,
ये नारा किस साहित्यकार ने दिया है? तो ये नारा दिया है प्रताप नारायण मिश्र जी ने। विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। अन्य विकल्प है माधव प्रसाद मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह और बाल मुकुंद गुप्त। लेकिन किसने कहा है? हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान जो नारा है वो प्रताप नारायण मिश्र जी का दिया हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है कि सही नहीं है। तो पहला देखते हैं। पहला है वे नवयुग के अग्रदूत और हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता थे। बिल्कुल सही है। अगला है उन्होंने भारतीय जीवन की समस्त बुराइयों की निंदा कर उन्हें स्वस्थ और प्रशस्त बनाने की चेष्टा की। ये भी बिल्कुल सही है। गद्य और पद्य दोनों में ही उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का ही व्यवहार किया। ये सही नहीं है, उन्होंने दोनों में नहीं किया था। वो जब काव्य लिखते थे यानी पद्य लिखते थे तो उसमें ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे, और जब वो गद्य लिखते थे उसमें उन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया है। इसलिए विकल्प सी सही होगा, क्योंकि ये गलत है और इसमें गलत कथन ही पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि उन्होंने देशभक्ति के साथ साथ राजभक्ति को भी अपने काव्य का वर्ण विषय बनाया। तो ऐसा नहीं है, सी ही सही होगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस कवि या साहित्यकार का संबंध भारतेंदु काल से नहीं है? फिर देखिए, अभी जो हमने याद किया था उसी से संबंधित प्रश्न आ गया है। अब इसे देखते ही आप तुरंत बता देंगे। प्रताप नारायण मिश्र आपने देखा, तुरंत याद आया। हम प्रेम से नारायण जपते हैं। अंबिका दत्त व्यास, अंबिका के पास कौन गए थे? मोहन गए थे। और प्रेम घन तो पहले ही आया था, सबसे पहले बद्रीनाथ चौधरी प्रेम घन। राधिका रमण प्रसाद सिंह नाम कहीं नहीं आया था भारतेंदु मंडल के कवियों में, इसलिए विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो ये है कि भारतेंदु के हिंदी योगदान का स्वरूप क्या है? पहला, स्वयं रचनाएं लिख करके उन्होंने योगदान किया। दूसरा, समाचार पत्र निकाल कर किया। तो उन्होंने स्वयं रचनाएं लिखी थी, सही है। समाचार पत्र भी निकाले थे। पत्रिकाएं उनकी 3 प्रमुख पत्रिकाओं के बारे में आपको पता होगा, उनकी पत्रिकाएं निकलती थी। भारतेंदु मंडल का गठन करके, तो गठन भी किया उन्होंने भारतेंदु मंडल का, या इनमें सभी सोपानों के माध्यम से। तो ये सभी बातें सही हैं, इसलिए विकल्प डी बिल्कुल सही होगा, इनमें सभी साधनों के माध्यम से। भारतेंदु हरिश्चंद्र का हिंदी में जो योगदान है उसका स्वरूप, उन्होंने स्वयं रचनाएं लिखकर, समाचार पत्र निकालकर, भारतेंदु मंडल का गठन करके, भारतेंदु युग यानी पुनर्जागरण काल 1850 से 1900 ईस्वी तक के कालखंड को माना जाता है। शुक्ल जी ने इस काल को नई धारा प्रथम उत्थान नाम दिया है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन, जो कि भारतेंदु मंडल के कवियों में आते हैं, ये उर्दू में अब्र नाम से कविता करते थे। और इसमें आप बिल्कुल भ्रमित मत होइएगा, इसे याद रखने का बिल्कुल आसान तरीका आपको बता देते हैं। जब आप प्रेम घन शब्द ले रहे हैं, बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन आ रहा है अंतिम में उनके नाम में, और अब्र नाम से वो उर्दू में कविता करते थे। तो दोनों का आशय अगर आप लें तो एक ही है। घन शब्द का अर्थ क्या होता है? बादल। घन शब्द का अर्थ क्या है? बादल। और अब्र शब्द का अर्थ भी बादल ही होता है। इससे आप याद रख सकते हैं कि घन इसमें भी आ रहा है और अब्र इसमें भी आ रहा है, तो बात एक ही है। बस वो जब उर्दू में लिखते थे तो नाम डाल देते थे अब्र, वैसे प्रेम घन, दोनों का आशय एक ही है। इस तरह से आपको याद रहेगा कि अब्र नाम से कविता कौन करते थे? प्रेम घन करते थे। यानी अब्र नाम से वही कविता कर रहा है जिसके वैसे भी नाम में घन शब्द आ रहा है, तो प्रेम घन बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो ये है कि भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविता की है? तो भारतेंदु युग के जो कवि हैं उन्होंने अधिकांशतः ब्रज भाषा में कविता की है। विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः ब्रज भाषा में कविता की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने फूलों का गुच्छा कविता खड़ी बोली में लिखी है। इसे पिछली क्लास में हमने आपको याद करवाया था। फूलों का गुच्छा किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है और खड़ी बोली में लिखी गई है। इसे हमने ऐसे याद रखा था कि इंदु फूलों का गुच्छा लेकर खड़ी है। भारतेंदु युग के रचनाकार ने गद्य हेतु खड़ी बोली और पद्य हेतु ब्रज भाषा का प्रयोग किया था। इनमें भारतेंदु युग के साहित्यकार कौन नहीं है? बालकृष्ण भट्ट,
प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह। पूरा भारतेंदु युग का पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, यहाँ मंडल की बात नहीं हो रही है। तो भारतेंदु युग में बालकृष्ण भट्ट भी आते हैं, प्रताप नारायण मिश्र भी आते हैं और ठाकुर जगमोहन सिंह भी आते हैं। लेकिन प्रेमचंद जो है ये भारतेंदु युग के कवि या साहित्यकार, कवि नहीं, साहित्यकार या लेखक नहीं है, क्योंकि प्रेमचंद ने पद्य नहीं लिखा है, केवल गद्य ही लिखा है। उन्होंने सिर्फ उपन्यास और कहानियां ही लिखी हैं। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि भारतेंदु की कौन सी रचना पयार छंद में लिखी गई है। तो पयार छंद में उनकी प्रात समीरन रचना लिखी गई है, विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। भारतेंदु की प्रात समीरन रचना पयार छंद में लिखी गई है। बंदर सभा जो है वो पैरोडी शैली में, और जो वर्षा विनोद है वो लावनी में लिखा गया है, लावनी छंद में। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो ये है कि जो हो मैंने आप कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चित्तानुसार नहीं। ये शुक्ल जी का, यह कथन किसका है? तो ये कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, शुक्ल जी का नहीं। भारतेंदु जी ने ये बात कही थी। जब भारतेंदु युग है तो उसमें खड़ी बोली की आप उसे शुरुआत कह सकते हैं, बिल्कुल शुरुआत हुई खड़ी बोली की। तो जब शुरुआत होती है तो बहुत समस्याएं आती हैं, लेकिन शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण होती है। कोई भी काम आप शुरू कर रहे हैं तो उसे शुरू करना बहुत बड़ी बात है। हम शुरू ही नहीं कर पाते हैं कार्य को, फिर एक बार शुरू हो जाता है तब धीरे धीरे उसमें सुधार संभव हो पाता है। तो उन्होंने यानी भारतेंदु जी ने ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया कि खड़ी बोली की शुरुआत करी। फिर द्विवेदी युग में आते आते उसमें सुधार हुआ, बहुत व्याकरणिक नियम जुड़े उसमें। लेकिन जब शुरुआत होती है तो बहुत सारे संशय भी होते हैं। ऐसे ही भारतेंदु जी खड़ी बोली में लिखने का प्रयास करते थे कविता, लेकिन वो कहते थे मुझसे मेरे चित्त के अनुसार वो हो नहीं पाती है, कविता मुझे ब्रज भाषा में ही मैं लिख पाता हूँ। ये बात किसने कही थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कही थी। विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित साहित्यकारों में से सबसे कम आयु किसकी रही? विकल्प है जयशंकर प्रसाद, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रेमचंद या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र इसमें बिल्कुल सही होगा, क्योंकि भारतेंदु जी की जो आयु थी वो बहुत कम रही, मात्र 35 वर्ष ही रही थी। अन्य विकल्प सही नहीं है, विकल्प डी बिल्कुल सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आज के लिए हम आधुनिक काल के इतने ही प्रश्नों को रखते हैं। इसकी अगली क्लास में हम आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।